तो दोस्तों आज हो गया 18 मार्च 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश के कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की बैठक बुलाई थी। हालांकि इस मीटिंग में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दूरी बना ली है। इस मीटिंग में ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई है। आपको बता दें कि टीएमसी सूत्रों ने कहा है कि पहले से ही तय चुनावी कार्यक्रम के चलते ममता बनर्जी पीएम संग मुख्यमंत्रियों की बैठक से दूर रहने का फैसला लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वैक्सीन अभियान की प्रगति के बारे में जानने और कोरोना के बढ़ते मामलों पर चर्चा के लिए मीटिंग बुलाई थी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी अक्सर पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर खुलकर हमला बोलती रही है। राज्य में 8 चरणों में चुनाव होना है और प्रचार का अभियान तेज है। इस बीच ममता बनर्जी भी तबातोड़ रैलियां कर रही है। 10 मार्च को नंदीग्राम सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद शाम को वो चोटिल भी हो गई थी। इसके बाद उन्हें कोलकाता के SSKM अस्पताल लाया गया था। यहाँ उनके पैर में प्लास्टर चढ़ाया गया था, लेकिन इसके बाद भी ममता बनर्जी का चुनावी कार्यक्रम थमा नहीं है। वो 15 तारीख से ही लगातार रैलियां कर रही है। यही नहीं, बुधवार को वो टीएमसी का मैनिफेस्टो भी जारी कर सकती है। आज की दूसरी बड़ी खबर। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के सद्दाम हुसैन और गद्दाफी वाले बयान पर अब भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। दरअसल भाजपा ने कहा है कि राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र की तुलना गद्दाफी और सद्दाम हुसैन से करके 80 करोड़ वोटरों का अपमान किया है। आपको बता दें कि केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकतंत्र को लेकर केंद्र सरकार को घेरा था। उन्होंने ये भी कहा था कि इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन और लीबिया के गद्दाफी भी चुनाव जीतते थे। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार किया है और कहा कि राहुल गांधी के विचार पर टिप्पणी देना बेकार है। गद्दाफी और सद्दाम हुसैन के साथ भारत की लोकतंत्र की तुलना करना 80 करोड़ मतदाताओं का अपमान है। केवल आपातकाल के दौरान हमने गद्दाफी और सद्दाम हुसैन की तरह एक समय देखा था। आपको बता दें कि दरअसल अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष के साथ ऑनलाइन बातचीत में राहुल गांधी ने कहा था कि सद्दाम हुसैन और गद्दाफी भी चुनाव करवाते थे और उन्हें जीतते थे। ऐसा नहीं था कि लोग वोटिंग नहीं करते थे, लेकिन उस वोट की सुरक्षा के लिए कोई संस्थागत ढांचा नहीं होता था। आज की तीसरी बड़ी खबर। केरल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए पीसी थॉमस ने अब एनडीए का साथ भी छोड़ दिया है। आपको बता दें केरल कांग्रेस से अलग हुए पीसी थॉमस की अगुवाई वाले गुट ने आगामी विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने के बाद मंगलवार देर रात ये फैसला लिया है। पिछले चुनाव में थॉमस ने कहा था कि उनके गुट ने 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, मगर इस बार भाजपा एक भी सीट देने को तैयार नहीं थी। इसके बाद थॉमस ने कहा है कि उनका गुट केरल कांग्रेस के साथ विलय करेगा और कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ का हिस्सा होगा। हालांकि पिछले सप्ताह फिर थॉमस का गुट कांग्रेस से अलग हो गया था और भाजपा में शामिल हो गया था। आपको बता दें कि पीसी थॉमस अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2003 से 2004 तक कानून और न्याय के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। पिछले 5 चुनाव में थॉमस कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ के सहयोगी केरल कांग्रेस के उम्मीदवार थे। हालांकि मई 2001 के विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद थॉमस अपने राजनीतिक संरक्षक राज्य के राजस्व मंत्री KM मनी से अलग हो गए थे। आज की चौथी बड़ी खबर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को फिर मंत्री रामसूरत राय पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि एक सप्ताह में मंत्री के भाई की गिरफ्तारी और परिसर सील ना हुआ तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। दरअसल राजधानी पटना के 10 सर्कुलर रोड में पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि इस मामले में मंत्री के भाई ही नहीं, उनके भगीना संजीव भी आरोपी है। तेजस्वी यादव ने पुलिस डायरी का जिक्र करते हुए कहा है कि परिसर का मालिक हंसलाल राय को बताया गया है। उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि उनके भाई ही नहीं, भगीने संजीव कुमार पर भी अपराध दर्ज है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो पिकअप बरामद किया गया है उसके मालिक भी हंसलाल राय ही है। पुलिस डायरी में इस बात का जिक्र है। पुलिस डायरी का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस तरह की घटनाएं संगीन अपराध है। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बात साबित करता है कि यह आरोप हमारा नहीं, पुलिस का है। आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार को भी तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में ना तो शासन है और ना ही सुशासन। हकीकत यह है कि राज्य में शासन नाम की चीज ही नहीं है। आज की 5वीं बड़ी खबर। पिछले साल बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया था। बिहार में 5 सीटों पर AIMIM ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद चर्चा होने लगी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए अगला पड़ाव पश्चिम बंगाल होगा। आपको बता दें कि बीते कुछ महीने में असदुद्दीन ओवैसी ने 2 बार बंगाल का दौरा भी किया। यहाँ तक कहा जाने लगा कि AIMIM TMC की वोट में सेंध लगा सकता है। आपको बता दें कि बंगाल में मुस्लिम वोटर्स की संख्या लगभग 30% है और ऐसे में इनकी भूमिका अहम हो जाती है। लेकिन चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने लगभग अपने हथियार डाल दिए हैं। कहा जा रहा है कि बंगाल में AIMIM संगठन में बड़ी भूमिका निभाने वाले जमीरुल हसन अब ओवैसी को छोड़कर खुद बंगाल में इंडियन नेशनल लीग का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इंडियन नेशनल लीग वही पार्टी है जो साल 1994 तक मुस्लिम लीग के साथ थी। अध्यक्ष महोदय, आज तक हम ये समझते थे कि हेल्थ बजट का मतलब
ये होता है कि हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के नाम के ऊपर जितने भी हेल्थ की स्कीम चलाई जाती है उसके ऊपर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, ये जनरली हेल्थ बजट इसको कहा जाता था, ये हमारी सोच थी। लेकिन जब वित्त मंत्री जी ने ये हेल्थ बजट पेश किया तो उन्होंने इस बजट के अंदर जो जो कंपोनेंट्स डाले हैं, पीने के पानी की स्कीम का जितना भी पैसा है हेल्थ बजट के अंदर डाल दिया, सार्वजनिक स्वच्छता वो हेल्थ बजट के अंदर डाल दिया, और पोषण आहार जैसी स्कीम्स के ऊपर जितना भी पैसा खर्च किया जाने वाला था, इसमें से कुछ स्कीम्स जो रूरल डेवलपमेंट के नाम के ऊपर जानी थी वो आपने हेल्थ के अंदर लेकर आ गए। और जब ऐलान किया कि हम 137% इंक्रीज किए हैं बजट के अंदर हेल्थ के लिए, तो सारे सदन ने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया। लेकिन हमें भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब हमने जाकर इन आंकड़ों को अच्छे तरीके से पढ़ा तो हमें समझ में आया ये सिर्फ एक खेल था। 137% जो इंक्रीज किया गया है, आप अलग अलग स्कीम्स को इसके अंदर इंक्लूड अगर कर देंगे और ये कहेंगे कि ये हेल्थ का बजट है, नाम क्या दिया गया, पहले ये हुआ करता था हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अब इसको दे दिया गया है हेल्थ एंड वेल बीइंग, यानी कि वेल बीइंग के अंदर आपने पानी भी ला लिए, स्वच्छता भी लेकर आ गए और ये दावा कर दिया है कि हेल्थ का। ये हकीकत है, जितने भी मेंबर्स ने बताया है कि जीडीपी का आज हम सिर्फ महज 1% 1.5% भी नहीं खर्च कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि इस मुल्क को 2.5% से 3% अपना जीडीपी का पैसा जो है वो हेल्थ सेक्टर के ऊपर खर्च करने की जरूरत है। मैं मंत्री जी आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आपके ही डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट है, रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, जिसमें यह बताया गया है कि महज 10% पब्लिक हेल्थ सेंटर्स जितने भी इस देश के अंदर है, महज 10% जो है वो पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम कर रहे हैं, यानी कि 90% पब्लिक हेल्थ सेंटर्स जो है वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, वहां पर नर्सिंग स्टाफ नहीं है। ये आप ही की रिपोर्ट बता रही है, और अगर आपकी रिपोर्ट बता रही है और ये सदस्य ये दावा कर रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा काम हुआ है, तो फिर ये रिपोर्ट गलत है या आप जो दावा कर रहे हैं वो गलत है। दोनों में से इसका खुलासा होना चाहिए। आपने कहा कि 35,000 करोड़ रुपए आप हेल्थ बजट के नाम के ऊपर 30 करोड़ लोगों को आप वैक्सीनेशन करेंगे, लेकिन जिस तेजी से ये रफ्तार से जिस तरीके से ये जा रहा है, एक हेल्थ जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका एक अनुमान है कि एक साल के अंदर 30 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, महज 10 करोड़ लोगों को ये वैक्सीनेशन पहुंच सकता है, यानी कि 35,000 करोड़ उसके लिए रखे हैं। अगर आप 10 करोड़ लोगों तक ही पहुंच सकेंगे एक साल के अंदर, तो इसका मतलब हुआ है कि 10 से 12,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। 35,000 करोड़ रुपए का हिसाब किस तरह से होगा, कैसे खर्च होगा, कहां खर्च होगा, अगर ये आप हमें बताएं तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। हम दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि ये कैसा देश है कि हमारे लोग मर रहे हैं, हम आज वैक्सीनेशन के लिए लोग लाइन में खड़े हैं, लोगों को वैक्सीनेशन चाहिए, और आप ये दावा कर रहे हैं करना चाहिए। इस मुल्क की हमारी तहजीब है, हमारी संस्कृति है कि हम दूसरों की भी मदद करना चाहिए। आपने अभी ये कहा है कि हम 72 देशों को अपना वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। आप अपने देश के पहले लोगों को वैक्सीनेशन पूरी तरह से दीजिए। जिस दिन खत्म हो जाएगा एक एक शख्स का वैक्सीनेशन, तब आप पूरी दुनिया के अंदर बांटिए, तब जाकर। लेकिन आज मैडम ये हकीकत है कि आज आप क्यों नहीं, आज हमारे को वैक्सीनेशन चाहिए, हमारे पास नहीं है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि इतने सारे लोगों को हम वैक्सीनेशन दे रहे हैं। मंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहूंगा। एक रेयर डिजीजेस जो है वो बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, बहुत कम लोग इससे प्रभावित होते हैं, लेकिन उनके लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं है। एक स्कीम है RAN के जरिए, जिसके अंदर आप वन टाइम 15 लाख रुपए देते हैं। मंत्री जी, मैं अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपको भी बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप भी एक मां है, आपको मालूम है बच्चों का दर्द क्या होता है। कुछ दिन पहले ऋतुजा नाम की एक 7 साल की बच्ची आई थी। मंत्री जी, उस बच्ची को एक रेयर डिजीज हुआ है, स्किन का एक प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कि उसका इलाज ही नहीं है यहाँ पर, उसके पास पैसे ही नहीं है। बाप एक छोटी सी कंपनी के अंदर काम करता है। वो बच्ची जब मास्क लगाकर मेरे दफ्तर के अंदर आई और उन्होंने कहा कि मुझे मदद करिएगा, मेरा इलाज कहीं पर भी नहीं हो रहा है करके, वो बच्ची टुकटुकी लगाकर दूसरे लोगों को देख रही थी कि सब लोग तो अच्छे हैं, मैं क्यों ऐसी हूँ। इसके पूरे शरीर के ऊपर एक ऐसी स्किन डिजीज है जिसका कोई इलाज नहीं है, और अगर इलाज वो करवाना भी चाह रहे हैं तो आपने जो रेयर डिजीजेस के लिए जो पैसा देना चाहिए वो पैसा नहीं दिए हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उस बच्ची की लाइन में खड़े हैं, लोगों को वैक्सीनेशन चाहिए, और आप ये दावा कर रहे हैं करना चाहिए। इस मुल्क की हमारी तहजीब है, हमारी संस्कृति है कि हम दूसरों की भी मदद करना चाहिए। आपने अभी ये कहा है कि हम 72 देशों को अपना वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। आप अपने देश के पहले लोगों को वैक्सीनेशन पूरी तरह से दीजिए। जिस दिन खत्म हो जाएगा एक एक शख्स का वैक्सीनेशन, तब आप पूरी दुनिया के अंदर बांटिए, तब जाकर। लेकिन आज
मैडम ये हकीकत है कि आज आप क्यों नहीं, आज हमारे को वैक्सीनेशन चाहिए, हमारे पास नहीं है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि इतने सारे लोगों को हम वैक्सीनेशन दे रहे हैं। मंत्री